नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। 1 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयकों को लाने की तैयारी में है। इनमें प्रमुख रूप से खुले नलकूप में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक 2024 और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन विधेयक शामिल हो सकते हैं। इधर विधानसभा सत्र नजदीक आने के साथ कांग्रेस ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए बजट की तारीख तय हो गई है। सरकार अपना पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा के पटल पर रखेगी। इस बीच कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी गर्माहट सदन में हो सकती है। अप्रैल माह में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले बोरवेल के कारण बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए थे। साथ ही बोरवेल को खुला छोड़ने वालों की जवाबदेही तय करने को भी कहा था। प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले 1 दशक में दुगुनी से अधिक हो चुकी है। विश्वविद्यालय अधिनियम काफी पुराना होने के कारण लंबे समय से इसमें बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके अलावा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। देखिए, कांग्रेस के द्वारा पहले भी इस तरह की घेरने की तैयारियां सदैव विफल रही हैं, क्योंकि सबसे पहले तो कांग्रेस में कोई सर्वमान्य नेता ही नहीं होता और जो नेता होते हैं वो दूसरे गुटों के हाशिए पे होते हैं। तो इस बार भी वही होगा। जहां तक उमंग सिंगार का प्रश्न है, उन्होंने अपने 15 महीने के मंत्रित्व कार्यकाल में सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह को बताया था। तो वो जो सूची बना रहे हैं उसमें दिग्विजय सिंह को शामिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले उसका जवाब दें। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सदन में कांग्रेस के विधायक और सड़कों पर गेहूं और धान उपजाने वाले किसान ये जरूर पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में धान और गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। गेहूं और धान के लिए घोषित समर्थन के आदेश तत्काल लागू करें और इसी बजट में ये भी सुनिश्चित करें कि किसानों को इसके लिए बकाया राशि बोनस के रूप में दी जाए। मध्य प्रदेश के किसानों की ये जरूरत भी है और अधिकार भी। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर प्रदेश की जनता से कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश में चल रहे घोटालों को उजागर करें। विधायकों के साथ मैंने तो एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया और व्हाट्सएप मिस कॉल भी किया। व्हाट्सएप पे जानकारी, कई प्रदेश से कई घोटालों की जानकारी, कई गड़बड़ियों की, सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर से चाहे नरसिंह घोटाला हो, उस बारे में कई लोगों का अपने पक्ष आए, चाहे जल जीवन मिशन जो आपने भरी गर्मी में आपने देखा है कि महिलाएं 5-5, 6-6 किलोमीटर पानी भर रही, तो ये योजनाएं क्यों जम तोड़ रही है, क्यों भ्रष्टाचार के बलि चढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार और सरकार के अधिकारी मिलकर तो कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। सत्र का संग्राम, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ल जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, मानसून सत्र में सरकार की तरफ से 11 अलग अलग विषयों पर विधेयक पेश हो सकते हैं। किस तरह के विधेयक हो सकते हैं और सीधे तौर पर जनता से कैसे इनका जुड़ाव होगा? देखिए अमित जी, विधानसभा की कार्रवाई में जो 11 विधेयक हैं और इशारा, तो ये सभी जन कल्याण के लिए ही हम लेके आ रहे हैं और सारी चीजें हम करते ही हैं। और इसी कारण से इस मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने हमको बार बार आशीर्वाद दिया है। 5 विधानसभा चुनाव से लगातार आशीर्वाद दे रही। 25 साल हो जाएंगे, भगवान रूपी जनता ने हमें सत्ता दी हुई है और हम उनके जन कल्याण की सेवा कर रहे हैं। अब उमंग सिंगार जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आज ये हेल्पलाइन नंबर है अपना जारी करके, जो देखिए जिनके ऊपर स्वयं ही उनकी जो कोई महिलाओं ने भी आरोप लगाए थे कि उनको पत्नी होने का बोला था कि उनसे विवाह करेंगे, ये सारी चीजें थी। मैं लेकिन और उसमें क्योंकि मैं इसलिए उठा रहा हूं ये बात क्योंकि वो सब न्यायालय तक गया था ये मामला, इसमें FIR भी हुई थी। तो उनका चरित्र धवल नहीं है। धवल चरित्र होता तो मैं मानता। और साथ ही साथ अगर राजनीतिक तरह की ओर से देखें तो जो हमारे मीडिया प्रभारी जी माननीय आशीष अग्रवाल जी ने कहा है कि जो उमंग सिंगार जी और दिग्विजय सिंह जी का 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के समय जो निकल के आया कि वो कह रहे थे कि उमंग सिंगार ब्लैकमेलर है दिग्विजय सिंह जी, और दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि उमंग सिंगार सबसे बड़ा शराब माफिया है, रेत माफिया है। ये सारी माफिया आपस में ही कह रहे थे। माफिया
पूरा कांग्रेस। तो ये सबसे पहले उमंग सिंघार जी को बिल्कुल सही कहा है हमारे मीडिया प्रभारी जी ने कि जो दिग्विजय सिंह जी का नाम होना चाहिए, आशीष अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही कहा। और आप देखिए, मैं तो कहता हूं उसके साथ साथ कमलनाथ जी का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी के समय ही एक अचंबा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे भाई माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, चेलन के गुरु लागे पाई। यह विस्मयादि बोधा किया है अलंकार आश्चर्य चकित अलंकार, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रची थी, कि जिसका कि ना टेंडर हुआ ना वर्क ऑर्डर इशू हुए और घोटाला हुआ। और वो घोटाला कमलनाथ जी की सरकार में हुआ और 977 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ये आपने देखा किस प्रकार से एजेंसीज को बगैर वर्क ऑर्डर बगैर टेंडर के 450 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई थी। तो कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से जाते जाते घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार वल्लभ भवन में जो ट्रांसफर उद्योग चलता रहा उसका करोड़ों का घोटाला हुआ, 280 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला निकल तो के कमलनाथ के कार्यकाल में घोटाले हुए, बीजेपी का ये बड़ा आरोप है। लेकिन जितेंद्र जी, एक तरफ लगातार पार्टी बीजेपी ये कह रही है कि भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया, उसी वजह से हम लगातार जनहित के काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया कि जनता घोटालों की लिस्ट दे, लेकिन आपके कार्यकाल में घोटालों का आरोप ज्यादा लगा है। और अगर ये आप नंबर जो जारी कर चुके हैं, इसके बाद क्या जनता की कोई प्रतिक्रिया आप तक आई है? अमित जी, आपने जो डिबेट विषय रखा है वो 11 पॉइंट का रखा है, जो सरकार ने 11 बिंदु चिन्हित किए हैं जिन पे काम करना है। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शब्द भी उन 11 बिंदुओं पे नहीं बोले। उमंग सिंघार से लेकर दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह के बाद आशीष अग्रवाल की प्रशंसा करने लगे। इसके लिए थोड़ी बैठाला गया है अमित जी। पॉइंट पे बात करना चाहिए, बिंदुओं पर बताना चाहिए कि क्या सरकार ने कौन कौन से बिंदुओं पर क्या क्या समीक्षा करने की बात की है। हम लगातार कहते रहे कि 20 सालों से आप सरकार में हो जी, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉलेजों के शुरू करने में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जाकर के आपकी समझ में आया कि एक एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चला रहे हो, व्यापम से लेके ई टेंडरिंग और री टेंडरिंग से लेके पटवारी भर्ती घोटाला, और अब एक नया सामने मामला आ गया नीट का। तो ये सारे के सारे भ्रष्टाचार की जड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसने कभी भ्रष्टाचार पर काम नहीं किया, भ्रष्टाचार उन्मूलन पर काम नहीं किया। 18 सालों तक मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये उमंग सिंघार की पत्नी और तमाम मामलों का जिक्र कर रहे थे। मैं इस स्तर पर डिबेट नहीं करूंगा कभी भी, नहीं तो मैं प्रधानमंत्री का जिक्र कर सकता था ऐसे मामले को लेकर के। लेकिन हम एक इसलिए बैठे हैं कि कुछ विमर्श निकल के आए, कुछ दो चीजें ऐसी हो जिस पर आप और हम सहमत हो। हजारों दर्शक आपके देख रहे हैं, कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी को उन पॉइंट्स पे तो बात करना थी जो आपने जिनके लिए बुलाया है। उसे हम जवाब लेंगे जितेंद्र जी, लेकिन जो एक टोल फ्री नंबर आपने जारी किया है उसमें क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? जनता ने क्या घोटाले की कोई लिस्ट भेजी है आपको? मैं आपको बता रहा हूं जी, बोरवेल का मामला कब से हम कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानून क्यों नहीं रख रहे थे। जब बच्चा गिर जाता है, जब सरकार एक्टिव होती है, इनको अगर इनके पास कानून का राज है तो बोरवेल को खुदने के बाद ठेकेदार तक उसको खोला नहीं छोड़ता, उसको ढक्कन लगाता। लेकिन अंधेर नगरी, चौपट राजा, ना कोई सुनने वाला, ना कोई जांच, ना कोई कहने वाला, ये हादसे होते रहेंगे। आपने 2700 रुपए में गेहूं और 3100 रुपए में धान का वादा किया जी, बताइए क्या करने जा रहे हैं आप सेशन में? आपको बताना पड़े। 18-20 सालों से अमित जी की सरकार, और आज भी ग्रामीण औरतें सर पे मटकी लेने के लिए पानी लेने जा रही हैं। क्या तरक्की की 18 सालों में आपने? एक भी ऐसा बिंदु बताइए कि मध्य प्रदेश को विकास के पंख लग गए। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा जरूर मध्य प्रदेश ने ले लिया। 500 करोड़ का कारण डैम पहली बारिश में बह जाता है। 539 करोड़ की मंडीदीप की हाईवे पहली बारिश में बह जाती है। निर्णय कुछ भी करिए, धरातल पहुंचाइए, धरातल तक पहुंचाइए। अमित जी, मेरा ये कहना है। चलिए, तो निर्णय अब जो भी ले, लेकिन धरातल पर जनता को इसका लाभ मिले, इसका जवाब मैं जरूर लूंगा सत्येंद्र जैन जी से। फिलहाल विजय शुक्ल जी का रुख कर लेंगे। विजय जी, इस बार 3 जुलाई को जब बजट पेश होगा तो क्या नया आ सकता है सरकार की तरफ से? क्या कुछ अहम इसमें हो सकता है, आप मानते हैं? देखिए, चर्चा का जो विषय है जी, वो बजट है, और बजट को लेकर के जो जानकारी हमारे पास है जी, या हमारे मीडिया कर्मी भाइयों के साथ है,
3,65,000 करोड़ के आसपास का ये बजट सरकार लाने जा रही है, उसका अनुमान है। सरकार की चिंता बजट को लेकर के जनता के हितों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उन्हें कैसे राहत मिले और विशेष करके मिडिल क्लास को कैसे राहत मिले, उसको लेकर सरकार को इस दिशा में कोई अच्छी पहल करनी चाहिए। किसानों के लिए जैसे कि जितेंद्र जी कह रहे थे कि किसानों को लेकर के सरकार को कोई सकारात्मक पहल करनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि बजट में सरकार इन तमाम बिंदुओं पर विचार जरूर कर रही होगी जी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिस तरह से अभी अपने शासन प्रशासन को लेकर के जिस तरह से संदेश अभी पिछले अपने बहुत कम कार्यकाल उनका हुआ है, और जैसे वो निर्णयों से अपने सकारात्मक संदेश देते आ रहे हैं जी। शासन के दृष्टिगत हो या प्रशासन के दृष्टिगत हो, तो सरकार के पास चूंकि भी कार्य करने का समय ज्यादा मिला नहीं, लोकसभा चुनाव आ गए, दिसंबर नवंबर के बीच सरकार का गठन हुआ, तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ भी ऐसा गंभीर टिप्पणी करने से हमें थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना होगा। बजट संतुलित करने का प्रयास सरकार कर सकती है जी। तो बजट सत्र में बहुत सारी सौगातें सरकार दे सकती है, खासकर सत्येंद्र जी जो बात आई है, जैसा कि जितेंद्र जी ने भी कहा कि किसानों के लिए आप क्या करेंगे, बिंदु पर आप बात नहीं करते, तो बिंदुवार आप जरूर बताएं कि किसानों के लिए इस बार बजट में क्या हो सकता है, मिडिल क्लास में क्या हो सकता है। देखिए, मैं तो सदैव कह रहा हूं कि उसमें जो 11 से 12 के करीब विधेयक आने वाले हैं, और 12 विधेयकों में जन कल्याण के विधेयक हैं और जो अपराध नियंत्रण के विधेयक हैं, तो जो हमने काम किया इसीलिए तो 25 साल मैंने सही बात की। और जो मैंने बात कही, देखिए कहीं ना कहीं आप देखें तो हाई कोर्ट तक गया और धारा 376 और 377 की भी अपराध की FIR भी कायमी हुई थी, और उस समय हमारे जब मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भी और बहुत सारे लोगों ने उस पर सभी ने करा। अब मैं ये नहीं कहता इसलिए विवादास्पद है, उमंग सिंगार जी के पर्सनल नहीं रहा ना, जब पर्सनल FIR हो गई, जब उनकी महिला मित्र ने उनके ऊपर FIR। चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन बजट में क्या उस पर जवाब दें। इसलिए मैंने कहा जितेंद्र जी को मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और जल की बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हमने नल जल योजना के माध्यम से 66 लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचाने का काम किया, और भी संकल्पित है पहुंचाएंगे। और जल की समस्या को हम मानते हैं जी, जल को हम अमृत मानते हैं, और अमृत हम जलामृत देने के लिए हम हर जगह जाएंगे। हमने देखिए 7 लाख हेक्टेयर में जल सिंचाई होती थी, आज हमारा 47 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया। हम 65 लाख हेक्टेयर करेंगे, तो जिससे जल की आपूर्ति केन बेतवा लिंक आ रहा है, और जो हमारी जो पार्वती काली सिंध वाला लिंक, रिवर चंबल लिंक आ रहा है, ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ना, नदी जोड़ो अभियान भी चल रहा है। मैं कहूं, देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से बापू सिंह तंवर जी हारे हैं चुनाव में, ये नहीं कहूंगा कि वो जल समाधि ले लें या वो कूद जाए, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताएं, आपको पता होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में बापू सिंह तंवर जी जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था भैया जनता से कि जनता जिता देना, नहीं तो वो जीता जागता जल का कुप्रबंधन का जो क्षेत्र था मोहनपुरा डैम, जो कि नेहरू जी ने शिलान्यास किया था, और वो पड़ा रहा एक तरह से। देखा नहीं, कांग्रेस की सरकारें नहीं, केंद्र में राज्य में हमारे मोदी जी आए, मोदी जी की सरकार ने उस पर काम किया, और 2000 जब पैसा दिया तो 2017 में उसका लोकार्पण किया जनता के लिए। तो बापू सिंह तंवर जी ने कहा था कि भैया जिता देना, नहीं तो मैं पत्थर बांध करके मोहनपुरा जाऊंगा। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस की असफलताएं हैं, आज वो कांग्रेस असफलता की अपनी माने। मैं नहीं कहता कि बापू सिंह तंवर जी उसमें डूब जाएं, लेकिन उन्होंने स्वयं संकल्प लिया था। जिस प्रकार फूल सिंह बरैया जी ने अपना मुंह काला करने का संकल्प लिया था, ऐसे ही एक संकल्प उन्होंने भी लिया था। तो मैं आज उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने जल के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं जो नेहरू जी ने जो काम नहीं कर पाए थे, जो कांग्रेस की सरकारें रही तब भी नहीं कर पाए। वो मोहनपुरा डैम भी हमने बनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और लगभग 66-67 लाख नल जल योजना के कनेक्शन हमने देने का काम किया। इसी प्रकार के अनेक कार्य हमने किए, और मुझे तो लगता है कि उमंग सिंगार जी की असफलताएं हैं कि जो उनकी आंखों का काजल चुरा के अभी 3 विधायक ले गए। अभी कांग्रेस द्वंद्व में, असफलता में, उनका सांसदों का सूबा 0 हो गया, हल्का सूबा 0, हल्का 0 हो गया। पटवारी जी, असफल पटवारी सिद्ध हो गए, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी की 3 विधायकों ने उनकी आंखों का काजल चुरा लिया। सोचिए आज हमारे 163 तो असफल नेतृत्व कांग्रेस का साबित हुआ प्रदेश में, ये कह रही है बीजेपी। जितेंद्र जी, लेकिन सदन के भीतर क्या रणनीति होगी? 19 दिन के सत्र के लिए 4500 से ज्यादा प्रश्न लगाए गए हैं, क्या इस बार जवाब आने की उम्मीद है? नहीं, देखिए अगर सदन को पूरा चलाया जाता है तो निश्चित तौर पर जवाब आएंगे, लेकिन सरकार हरदम सदन चलाने से भागती है।
मोहन यादव जी ने ये जो 12 अधिनियम की बात की है जी इन बिंदुओं पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब जाकर के सरकार ने उनको नोटिस में लिया है। निश्चित तौर पर हमारी मांग होगी कि आप 2700 रुपए जो आपने वादा किया था जी गेहूं और 31 रुपए धान घोषणा कीजिए। दूसरी चीज सरकार की विफलता देखिए, आऊंगा 20 सत्येंद्र जी, सालों आपसे में जवाब जरूर लूंगा इस पर। खिलाने की व्यवस्था नहीं कर पाई ये सरकार, धिक्कार है इस सरकार को, तो धिक्कार प्रस्ताव लाया जाएगा। कॉलेज का जो भ्रष्टाचार आपने देखा, निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटीज का भ्रष्टाचार जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री तक बात पहुंच गई है, जी निश्चित तौर पर उनसे इस्तीफे की मांग की जाएगी, निष्पक्ष जांच की भी मांग की जाएगी। इस बार सदन हंगामेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। सत्येंद्र जी, इसे ईंट बजेगी आपकी और धिक्कार प्रस्ताव कांग्रेस लाने जा रही है। जो पिछले वादे थे वो भी पूरे नहीं किए, खासकर किसानों पर बार बार बात की जा रही है कि जो समर्थन मूल्य का वादा था वो कब पूरा होगा। कांग्रेस रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करे विधानसभा में, एक विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निर्वहन करे, लेकिन कांग्रेस सदैव ये बचकानी हरकतें करती और सदैव भागती आती है। जब भी चर्चा हो, जब भी सब देखिए कांग्रेस सदैव, और उसका ही प्रतिफल है कि मैं बार बार कहता हूं, पुनः कहता हूं, 25 साल हो गए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि हमने जनता को भगवान माना है और सैकड़ों योजनाओं के द्वारा उस भगवान रूपी जनता की पूजन अर्चन करने का काम करते हैं और उसी विधानसभा में ऐसे पवित्र नियम बनते हैं। तो आज भी मैं ये कह रहा हूं, जो इन्होंने बात कही, अब अनाज के ऊपर बात कही, 2700 रुपए गेहूं, हम निश्चित ही प्रतिबद्ध हैं और हम करेंगे धान के ऊपर 3100, लेकिन हमने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। 130 रुपए 2270 रुपए था गेहूं का समर्थन, उस पर हमने 130 कर दिया। अब 2400 रुपए क्विंटल में अभी गेहूं उपार्जित हो रहा है और इसी प्रकार से अब जब धान का समय अभी आएगा, जब खरीफ की फसल आने वाली है, तो हम उसमें धान का भी रखेंगे। तो चरणसाह प्रक्रिया में हम जाते हैं और हमने प्रारंभ कर दिया उस दिशा में। हमने 3000 रुपए बोरा तेंदुपत्ता में 4000 का कहा था, 4000 कर दिया। 100 करोड़ रुपए हमने जनजाति वर्ग के जो पूजा स्थल है उनके लिए काम करने के लिए उस पर काम प्रारंभ कर दिया। ऐसे अनेक कार्य हमने जो हमारे संकल्प पत्र में है उसको हमने लागू भी कर दिया और आगे भी हम करते जा रहे हैं। 6 महीने हमने अनेक कार्य कर दिए हैं। तो निसंदेह हम तो प्रतिबद्ध हैं जनता के लिए। और देखिएगा अगली बार पुनः भगवान रूपी जनता हमें फिर जब जनता की अदालत में जाएंगे तो निसंदेह आशीर्वाद देगी, क्योंकि हम उनको पूछते हैं, जिनको एक कांग्रेस पूछती नहीं थी उन सभी को भी हम पूजने का काम करते हैं। और अनेक योजनाओं से मैं गिना सकता हूं, लंबी फेहरिस्त है। लेकिन कांग्रेस देखिए आपस में गुटों में धड़ों में बटी हुई है। आप कांग्रेस, मैंने जो पहले कहा था थोड़ा सा हो नहीं पाया था, 3 विधायक अभी भी आ गए, 163 विधायक हैं जो विधानसभा में जा रहे हैं। आज कांग्रेस को तो लज्जित होना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि कांग्रेस में कैसी संगठन शक्ति है कि जो आकर्षण नहीं बचा है या रस और चाशनी नहीं बची उनके अंदर, जिसके कारण विधायक भी भाग रहे हैं। उनके 3 विधायक क्यों आ गए भैया, हमारे तो 163 थे। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ी शर्म आएगी उनको और उस शर्म वाले चुल्लू और पानी में जरूर कांग्रेस डूबेगी। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ल जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। विजय जी, इस बार क्या आपका विश्लेषण कहता है कि जब सत्र शुरू होगा तब कौन कौन से मुद्दे इस बार सदन में हावी होंगे, प्रतिपक्ष किन मुद्दों को उठा सकता है और क्या हो हंगामे के बीच एक सार्थक चर्चा की इस बार गुंजाइश आपको दिखती है? कांग्रेस किन मुद्दों को सदन में रखेगी अथवा नहीं रखेगी, ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक जी तय कर रहे होंगे। पर एक अनुमान जैसा कि हम विधानसभा में एक विपक्ष की भूमिका को देखकर जब हम कोई बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम यह है जी कि आपकी जो चर्चा हो उससे जनता को कुछ न्याय मिले, बिल्कुल जी, जनता को कुछ राहत मिले। आप सरकार को तार्किक रूप से, प्रामाणिक रूप से सदन को चला करके सरकार के विषयों को पहले आने दें जी, और सरकार के विषयों पर सार्थक चर्चा के बाद आप अपने सवालों के जवाब मांगे और सरकार को उन सवालों के जवाब सरकार दे। ऐसा एक वातावरण दोनों ही पक्षों को, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या वो विपक्ष हो, जहां तक हमेशा जो हम ये मानते हैं कि सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की होती है। परंतु सत्ता पक्ष के सामने यदि सदन को न चलाने का संकट यदि विपक्ष की ओर से पैदा किया जाए, कंटक पैदा किए जाएं, या वो सत्र को चलने में बाधा उत्पन्न करने जैसे प्रयास यदि वो करती है और सदन को चलाने से अगर वो पीछे होती है
तो ऐसी स्थिति में सदन को चलाना मुश्किल हो जाता है। 4500 से अधिक प्रश्न, जैसा कि आपने कहा है, 4500 से अधिक सवाल पूछे गए हैं। महिला उत्पीड़न के सवाल ज्यादा हो सकते हैं। SC/ST पर जो लगातार जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उन पर प्रश्न हो सकते हैं। पर मुझे लगता है सरकार तो तैयार होगी। सरकार तो देख रही है कि विपक्ष उस पर कौन सी घेराबंदी के कौन से जाल फेंक सकता है। पर उससे आवश्यक यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष सदन में जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए क्या वो अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे सदन में, क्योंकि जनता की नजर नेता प्रतिपक्ष पर होगी। नेता प्रतिपक्ष क्या उन विधायकों को प्रश्न पूछने का अवसर देंगे जो पहली बार सुनकर के सदन में आए हुए हैं? क्या सदन में वरिष्ठों को मौका मिलेगा या वरिष्ठों के साथ उन नए विधायकों को भी कुछ सीखने समझने का अवसर नेता प्रतिपक्ष की ओर से दिया जाएगा? क्योंकि पिछला जो सत्र हमने देखा है, पिछले सत्र में नेता प्रतिपक्ष का जो प्रयास था वो प्रयास उसमें कमी देखी गई। विपक्ष के विधायकों में जिस एकजुटता और धार की आवश्यकता एक विपक्ष के होने के नाते उम्मीद की जाती है, ऐसी कोई धार विपक्ष की ओर से पिछले सत्र में देखने को नहीं मिली है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष खुद को तैयार करके आएंगे और जिस तरह से निजी टिप्पणियां हो रही हैं उन निजी टिप्पणियों से हट करके हमें यह सोचना होगा कि मध्य प्रदेश को इस सत्र से क्या मिलेगा। ये बिल्कुल कोशिश यही होनी चाहिए कि जनता के मुद्दों पर बातचीत हो, निजी टिप्पणियों से बचा जाए। फिलहाल देखना होगा कि विपक्ष कितना हमलावर सदन के भीतर होता है और सदन शुरू होने से पहले सरकार किस तरह की रणनीति तैयार करती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।